आज हम बात करेंगे भारत के मौजूदा एलपीजी संकट की। आखिर ये संकट आया क्यों और इसके पीछे की वो कौन सी वजह है जो शायद हमें सीधे सीधे नहीं बताई जा रही। चलिए गहराई से समझते हैं। ये संकट ना कोई बड़ी बड़ी हेडलाइन बनकर नहीं आया। इसकी शुरुआत हुई एक आम इंसान के संघर्ष से। सोचिए जरा, पंजाब के बरनाला में 66 साल के भूषण कुमार मित्तल, वो सिर्फ एक गैस सिलेंडर के लिए लाइन में लगे थे और इंतजार करते करते ही उनकी जान चली गई। ये कहानी इस संकट की सबसे दर्दनाक सच्चाई है। और ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश से लेकर पुणे तक पूरे देश में कुछ ऐसे ही दिल दुखाने वाले नजारे देखने को मिल रहे हैं। लोग घंटों लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं और ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम वो तो कब के जवाब दे चुके हैं। अब देखिए, जब ऐसी कमी होती है तो उसका असर सिर्फ घरों तक सीमित नहीं रहता। छोटे छोटे रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, फूड डिलीवरी के ऑर्डर आधे से भी कम हो गए हैं। घबराहट में लोग एजेंसियों और ट्रकों से सिलेंडर चुरा रहे हैं। और हाँ, जब भी कोई चीज कम होती है तो क्या होता है, एक खतरनाक काला बाजार वो भी पनपने लगा है। और ये जो काला बाजारी है, ये लोगों की मजबूरी का फायदा कैसे उठा रही है, ये आंकड़े देखिए। जो सिलेंडर 900 रुपए का मिलना चाहिए, उसके लिए लोग 2000, 3000, यहाँ तक कि कमर्शियल सिलेंडर के लिए 6000 रुपए तक देने को मजबूर हैं। मतलब 6 गुना ज्यादा कीमत। ये दिखाता है कि हालात कितने खराब है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, अचानक से ये किल्लत कहाँ से आ गई। इसके सबसे पहले और सीधे कारण को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए किस पर निर्भर है। देखिए, भारत में हर साल लगभग 3.1 करोड़ मीट्रिक टन एलपीजी इस्तेमाल होती है। ये बहुत बड़ी मात्रा है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें से 60% यानी आधे से भी ज्यादा हम दूसरे देशों से मंगाते हैं। और असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। ये जो 60% हम इंपोर्ट करते हैं ना, उसका भी 90% हिस्सा सिर्फ एक पतले से समुद्री रास्ते से आता है। इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। सोचिए, ये सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है। ये एक तरह से हमारी एनर्जी सप्लाई की लाइफलाइन है और बहुत ही नाजुक भी। तो हुआ ये कि जब ईरान के पास इस इलाके में तनाव बढ़ा और ये रास्ता बंद हो गया, तो बस रातों रात भारत की आधी से ज्यादा एलपीजी सप्लाई पर ताला लग गया। एक झटके में सब कुछ रुक गया। तो ठीक है, ये तो हुई फौरी वजह, मतलब जो तुरंत सामने दिख रही है। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है? असल में ये संकट तो जैसे आने ही वाला था। अब हम बात करेंगे उन गहरी ढांचागत कमियों की जिनकी वजह से हम इस स्थिति में पहुंचे। तो जब हमें पता है कि हमारी निर्भरता एक ही रास्ते पर इतनी ज्यादा है, तो एक सीधा सा सवाल मन में आता है ना कि क्या हमारे पास कोई बैकअप प्लान था, किसी इमरजेंसी के लिए कोई स्टॉक जमा करके रखा था? इसका जवाब सच में चौंकाने वाला है। भारत के पास कोई भी स्ट्रेटेजिक यानी कि रणनीतिक एलपीजी रिजर्व है ही नहीं। जो भी हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी है, वो पूरे देश के लिए 48 घंटे, मतलब 2 दिन भी नहीं चल सकती। इसका मतलब साफ है, हमारा पूरा का पूरा एलपीजी सप्लाई सिस्टम बिना किसी सेफ्टी नेट के बस रोज रोज के इंपोर्ट पर चल रहा था। ऐसे में ये सोचना कि सप्लाई कभी रुकेगी नहीं, ये तो मतलब खुद को धोखे में रखने जैसा था। ये संकट होना लगभग तय था। तो एक तरफ तो लोग लाइनों में लगे थे, परेशान हो रहे थे, और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से जो बयान आ रहे थे वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बता रहे थे। जैसे 12 मार्च को पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है, सप्लाई पूरी तरह से ठीक है। और ये जो लंबी लाइनें हैं, ये बस लोगों के पैनिक में आकर ज्यादा सिलेंडर खरीदने की वजह से हैं। लेकिन अगर कोई कमी थी ही नहीं, तो फिर सरकार ने कुछ ऐसे कदम क्यों उठाए जो इस बयान से बिल्कुल मेल नहीं खाते? जैसे घरेलू सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़ा दिए गए, कमर्शियल सप्लाई पर 20% की कटौती कर दी गई, यहाँ तक कि दूसरे देशों से इमरजेंसी में सप्लाई मंगवानी पड़ी, और तो और सिलेंडर बुकिंग के बीच का टाइम भी बढ़ा दिया गया। तो ये सारे कदम तो यही इशारा करते हैं कि संकट तो था। तो इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या, ये संकट कब खत्म होगा, और जब तक ये ठीक नहीं होता तब तक आम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं जो की जा सकती हैं। जैसे अगर बिजली आती है तो इंडक्शन स्टोव एक अच्छा बैकअप हो सकता है। पीएनजी यानी पाइप्ड गैस के लिए रजिस्टर करवा सकते हैं, क्योंकि वो इस रास्ते पर निर्भर नहीं है। अगर कोई कालाबाजारी कर रहा है तो उसकी शिकायत करें। और हाँ, घबराकर जमाखोरी ना करें, इससे सबकी मुश्किलें बढ़ती हैं। पर यह भी सच है कि ये समाधान सबके लिए, खासकर गाँव देहात में, मुमकिन नहीं है। लेकिन इस पूरे संकट का जो सबसे दर्दनाक पहलू है ना, वो है हमारी सालों की मेहनत पर पानी फिर जाना। एक वादा किया गया था धुएं से मुक्त जिंदगी का। उज्ज्वला योजना से लाखों महिलाओं ने लकड़ी और कोयले के धुएं से छुटकारा पाया था। लेकिन अब रिपोर्टें बता रही हैं कि गैस न मिलने की वजह से कई महिलाएं वापस उन्हीं धुआं उगलते चूल्हों पर खाना बनाने को मजबूर हैं। ये एक तरह से उस वादे का टूटना है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब एक खतरा इतना साफ साफ दिख रहा हो और उसका नतीजा क्या होगा ये भी पता हो, तो फिर इस विफलता के लिए जिम्मेदार कौन है?